गुड मॉर्निंग एवरीवन। दैनिक जागरण के लोकल एडिशन को किस तरह से स्टेट पीसीएस के लिए हम लोग पढ़ सकते हैं, इसी टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे। यदि आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लोकल एडिशन पढ़ना चाहिए। दैनिक जागरण का लोकल एडिशन या अन्य पेपर का लोकल एडिशन पढ़ना चाहिए। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण मस्ट है, उसे तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मसलन आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार का जो लोकल एडिशन होगा उसको पढ़िए। उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का जो लोकल एडिशन होगा पेपर का उसको पढ़िए। इसी तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के लोकल एडिशन को पढ़िए। तो दैनिक जागरण के लोकल एडिशन को कैसे पढ़ा जाए, किस बात पे हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसी सारे पर्सपेक्टिव पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसको टिक करके टेलीग्राम पे मैं पोस्ट करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि डेली आप लोग वहाँ से पढ़ लेते होंगे। डेली न्यूज़ एनालिसिस करने का मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं डेली न्यूज़ एनालिसिस अभी नहीं कर रहा हूँ। ये दैनिक जागरण का पटना संस्करण है, तो पटना संस्करण को बीपीएससी के लिए कैसे पढ़ें, इसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसी को कोरिलेट आप लोग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान वगैरह से कर सकते हैं अगर आप लोग वहाँ के हैं या वहाँ के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अब कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट है इस बात की कैसे आपको पता चलेगा, तो आप इस रूप में देखिए कि माननीय उच्च न्यायालय का एक स्टेटमेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि आपके सिलेबस में बीपीएससी मेंस में बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर के क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में उद्योग के क्षेत्र में क्या क्या विशेष काम हुए, तो उससे संबंधित भी ये न्यूज़ है। तो सिलेबस के आधार पे पेपर का कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है या इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आप सिलेबस ढंग से देखें तब आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। बहरहाल हम लोग न्यूज़ पे लौटते हैं। प्रदेश में बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को 6 महीने में शुरू करना होगा उत्पादन, ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। इसके लिए काम करना होगा और यहाँ पे कुछ वचनबद्धताएं की शर्त दिया हुआ, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखिए, बिहार में अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात होगी तो बियाडा एक संस्थान है। बियाडा का फुल फॉर्म होता है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। तो अभी जितने भी इंडस्ट्रीज बिहार में लग रहा है उसके लिए जमीन वगैरह भी उपलब्ध बियाडा ही करवाता है। तो बियाडा अपने आप में एक इंपॉर्टेंट संगठन है बिहार पर्सपेक्टिव से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उद्योग के सेक्टर में मान लीजिए पिछले 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में सरकार ने क्या क्या स्टेप उठाया। जैसे एक तो बिहार लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी आई थी, बिहार लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी। ये पॉलिसी हाल में 2022 में आई है। इस पॉलिसी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेदर और टेक्सटाइल में यानी वस्त्र में सरकार क्या क्या काम कर रही है। इसके अलावा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में आई है। पहले हमारे पास स्टार्टअप पॉलिसी 2017 में था, अभी स्टार्टअप पॉलिसी 2022 सरकार कुछ दिन पहले लेकर आई है, राइट। इसके अलावा प्लग एंड प्ले मॉडल पे सरकार काम कर रही है। क्या होता है प्लग एंड प्ले मॉडल? प्लग एंड प्ले मॉडल, प्लग एंड प्ले मॉडल क्या होता है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ मिल जाएगा, आपको आना है बस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है। जैसे अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो टीवी बनाती है, तो पहले कोई कंपनी अगर जो टीवी मान लीजिए बनाती है तो वो आएगी तो क्या करेगी, सबसे पहले कि ज़मीन परचेज करेगी। ज़मीन परचेज करने के बाद घर बनाएगी, घर बनाने के बाद वहाँ पे एसी वगैरह लगाएगी और एसी वगैरह लगाने के बाद वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी। नॉर्मली यही प्रोसेस है। सरकार कहती है कि आपको इतना काम करने की आवश्यकता नहीं है, ज़मीन हम आपको दे देंगे, घर बना हुआ दे देंगे, एसी लगा हुआ दे देंगे, आपको बस आना है और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना। तो इसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले मॉडल। इस पर सरकार कई सारा काम कर रही है। तो इस तरह से 3-4 चीज़ की जो चर्चा मैंने आपके साथ किया उसके बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या बिहार सरकार ने जो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए जो जो स्टेप उठाए, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया। आपका काम है बिहार लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 पढ़ना, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 जाकर आपको पढ़ना, तो ये सब जाकर के पढ़ लीजिएगा।
देखिए पेपर में कुछ चीज़ ऐसा होता है, जैसे अभी तक मैंने बिहार की जो मैगजीन देखी है और लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी आए हुए या स्टार्टअप नीति आए हुए बहुत दिन हो गया, आई थिंक 3-4 महीना से ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई भी मैगजीन उसको प्रकाशित नहीं किया उस रूप में। तो इसको बेस्ट तरीका है आपको इंटरनेट से इसको पढ़ने का, इंटरनेट से आप लोग इसको पढ़िएगा। माननीय के विरुद्ध लंबित केस पे सुनवाई आज, ये टॉपिक पे कई बार हमने चर्चा किया और ये टॉपिक, इसका जो मेन टॉपिक है, ये जो आपके सिलेबस में है, वो है राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति के अपराधी को रोकने के लिए कई सारे स्टेप उठाया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई सारे दिशा निर्देश दिया। एडीआर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है इसी टॉपिक पे, राजनीति के अपराधीकरण, कितने सांसद पे, कौन से सांसद दागी हैं, कितने सांसद पे मुकदमा चल रहा है, कितने विधायक पे मुकदमा चल रहा है। एडीआर इस पे लेकर के कई सारा रिपोर्ट प्रकाशित किया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि आपके लिए कि राजनीति के अपराधीकरण जो टॉपिक है, उस टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा ढंग से। बोहरा समिति 1992 में बोहरा समिति बनी थी और 1992 में जो बोहरा समिति ने अपनी रिकमेंडेशन दिया था, उस रिकमेंडेशन में कहा था कि राजनीति का अपराधीकरण बढ़ने का बहुत बड़ा रीजन है कि राजनीति जो व्यक्ति होते हैं यानी नेता, उसके बाद ब्यूरोक्रेट यानी जो आईएएस आईपीएस वगैरह होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, नौकरशाह होते हैं, और जो अपराधी होते हैं, ये तीनों का साठगांठ होता है। तो ये कहा था बोहरा समिति ने, और मजे की बात यह है कि बोहरा समिति की रिपोर्ट को आज तक पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं किया गया। तो ये सारा का सारा चीज़ें हैं। माननीय के विरुद्ध जितने भी एमएलए हैं, एमपी है, उस पर लंबित मामले की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय पटना कर रही है, और देखते हैं कि कब इसका समाधान निकालती है, या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसका समाधान कितना हद तक निकाल पाती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इस न्यूज़ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर राजनीति के अपराधीकरण को लेकर के सरकार ने कोई स्टेप उठाया है या माननीय उच्च न्यायालय ने या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई स्टेप उठाया है, तो उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। जस्टिस, भारत के जो चीफ जस्टिस हैं यू ललित 24 सितंबर को पटना आ रहे हैं। अब देखिए ये पीटी पर्सपेक्टिव से हो गया इंपॉर्टेंट कि जस्टिस यू ललित जो हमारे सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस यू ललित 24 तारीख को पटना आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि कितने नंबर के चीफ जस्टिस हैं। तो ये 49th 49वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके अलावा बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं मनन कुमार मिश्रा, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत सरकार के जो बार काउंसिल हैं या बार काउंसिल जो दिल्ली में है, उसके अध्यक्ष हैं, और लगातार 6 बार से ये अध्यक्ष हैं। आई थिंक मुजफ्फरपुर के हैं, बिहार के ही ये हैं मनन कुमार मिश्रा, जो बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं। पिछले 6 टर्म से लगातार ये अध्यक्ष हैं। अब ये सब न्यूज़ को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि लोकल एडिशन में एडवर्टाइजमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट को इग्नोर करना है। जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है उसको टिक करना है, उसको पढ़ना है, यही करना है आपको। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेगूसराय में जानबूझ के किसी ने किया है ऐसा काम। अब आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, निश्चित तौर पे आपने सुना होगा कि कुछ शरारती तत्व या कुछ बदमाश इस तरह का काम किया, अनजान लोगों पे गोली चला दिया। तो आवश्यकता इस बात की उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और पुलिस इसमें लगी हुई है, लगातार उसको सर्च ऑपरेशन चल रहा है और लगातार गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहा है। देखिए ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी होना चाहिए। एक सजग नागरिक के रूप में आपको जानकारी होनी चाहिए। गोवा में कांग्रेस ने 2/3 विधायक फिर भाजपा में, कांग्रेस के जो 2/3 विधायक हैं वो फिर भाजपा में शामिल हो गया। क्या इस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा? राइट। दल बदल पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप लोग देखिएगा। मैं आज टेलीग्राम पे दल बदल का वीडियो शेयर कर दूंगा। दल बदल, अगर एक व्यक्ति, दल बदल की आलोचना इसलिए भी होती है, दल बदल कानून की आलोचना इसलिए भी होती है कि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ के चला जाए या दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो उसकी सदस्यता जा सकती है।
उस पर दल बदल कानून लगेगा। लेकिन जब मास मूवमेंट हो, जब 2/3 से अधिक सदस्य किसी अन्य पार्टी में चला जाए, तब उस पर दल बदल कानून नहीं लगेगा। तो इसलिए दल बदल कानून की आलोचना इस रूप में होती है कि ये चोर को पकड़ता है लेकिन डकैत को छोड़ देता है, ये छोटे अपराधी को पकड़ता है या छोटा जो मूवमेंट होता है उसको पकड़ता है, लेकिन बड़े मूवमेंट को ये नहीं पकड़ता। तो इस रूप में भी दल बदल की आलोचना होती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि आप लोग जाकर के दल बदल पढ़ लीजिएगा, लक्ष्मीकांत के बुक में भी दिया हुआ, वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, मैंने खुद वीडियो बनाया है दल बदल पे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। हिजाब के पक्ष में नित नई दलीलों पे सुप्रीम कोर्ट ने जताई आपत्ति। देखिए, जब आप इंटरव्यू दीजिएगा, मान लीजिए कुछ इस तरह का मुकदमा जो है लंबित हो और आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि दल बदल कानून पे आपकी क्या राय है, तो सिंपली आप बोलिए कि सर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में या माननीय न्यायालय में ये मुकदमा लंबित है, इसलिए मैं इस पर फिलहाल प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। या कह सकते हैं ये लंबित है सर, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश होगा हम उसको मानेंगे। तो ये आप कह सकते हैं। यानी उस समय में अपना कोई आप अपनी राय देने का प्रयास ना करें। आप ये बोल दें कि सर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो भी आएगा हम उनका सम्मान करते हैं और इनका निर्णय आने वाला है, न्यायपालिका में ये मैटर विचाराधीन है, इसलिए मैं उस पर कुछ कमेंट करने से आप बचिए, कोशिश कीजिए। बहरहाल मैं यहाँ पे आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हिजाब के समर्थक पक्ष के वकील हैं, उन्होंने कुछ संविधान के अनुच्छेद का जिक्र किया है कि हिजाब क्यों होना चाहिए। आर्टिकल 21A का जिक्र किया जिसमें मुफ्त शिक्षा की बात किया गया है या अनिवार्य शिक्षा की बात किया गया। आर्टिकल 14 का बात किया गया, 14 का बात किया गया, आर्टिकल 25 का बात किया गया, आर्टिकल 29 का बात किया गया। तो ये सब आर्टिकल की चर्चा किया गया है और कहा गया है कि इस आर्टिकल के आलोक में हिजाब होनी चाहिए। लेकिन ये जो देखिए, अब फिर मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये जो भी निर्णय आएगा उस निर्णय के बाद हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। और अभी इसको डेली पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हिजाब टॉपिक पे आपकी नज़र होनी चाहिए, बाज की नज़र होनी चाहिए, लेकिन अभी इसको बहुत ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फाइनल डिसीजन आ जाएगा तब उसको ध्यान से देखिएगा। विश्व हिंदी दिवस थी कल, और विश्व हिंदी दिवस के अवसर पे कल सूरत में द्वितीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। तो पीटी में डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि द्वितीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया गया है। इसका शुभारंभ गृह मंत्रालय के द्वारा गुजरात के सूरत में किया गया। यहाँ पे कंठस्थ 2.0 यहाँ पे एक टूल किट, अनुवाद टूल किट बनाया गया है जिसके माध्यम से हिंदी आप लोग सीख सकते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्राथमिक विद्यालयों में आधा बच्चे किताबों से वंचित, इसको अभी आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर इस तरह का रिपोर्ट है और क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि बिहार में शिक्षा की स्थिति, तो बिहार में शिक्षा की स्थिति में अगर सरकार की आप आलोचना कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे कुछ तर्क और तथ्यों के साथ आलोचना करें। तथ्य कहाँ लाइएगा? तो तथ्य वहाँ से लाइएगा कि अगर आपको किसी समिति ने या कोई रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है जिसमें बिहार में स्कूलों में शिक्षा की दयनीय स्थिति को दिखाया गया है, तो उस रिपोर्ट को आप लोग कोट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लिख दीजिएगा कि बिहार में एजुकेशन की हालत बहुत ख़राब है, इस तरह से नहीं लिखिए। आप ये लिख सकते हैं कि इस एनजीओ की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में एजुकेशन की स्थिति इतनी खराब है। यानी आप अपना ओपिनियन बिल्ट मत कीजिए, आप वहाँ पे अपना ओपिनियन आपको कंक्लूजन में देना है। लेकिन अगर आप बॉडी प्लान में लिखिएगा या बॉडी पार्ट में जो लिखना शुरू कीजिएगा, तो फिर किसी समिति की रिपोर्ट को या किसी एनजीओ की रिपोर्ट को या किसी अन्य चीज़ की रिपोर्ट को आप कोट करते हुए लिखें। बहरहाल इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे इस तरह का जो बिहार में अगर मान लीजिए कुछ प्रकाशित होता है, न्यूज़पेपर में अगर कुछ इस तरह का प्रकाशित होता है जो बिहार सरकार का ऑफिशियल है, कुछ न्यूज़ है
जैसे यहाँ पे बिहार राज्य फसल योजना सहायता योजना के बारे में चर्चा है, तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको कॉन्क्रीट रूप से पता चल जाएगा कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना क्या है। तो यहाँ पे कुछ इसकी विशेषताएं हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। और ये चीज़ें जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये भी आपको किसी मैगजीन में नहीं मिलेगा। अगेन हिंदी दिवस कल था, उसी के बारे में ये पूरा पूरा पेज डेडिकेटेड है। देखिए, बहुत न्यूज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होता। जब पेपर पढ़ते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा न्यूज़ हम पढ़ें, कौन सा छोड़ें, ये जानकारी इम्पॉर्टेंट है। और पेपर में कुछ ही न्यूज़ इम्पॉर्टेंट होता है और उसको डीप से पढ़ने की आवश्यकता होती है। डीप से पढ़ने के इन द सेंस कि ना सिर्फ उसको पेपर में पढ़ें, बल्कि आप उसको इंटरनेट पे सर्च करके भी पढ़ लें। ये एडिटोरियल सेक्शन है। यहाँ पे दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण और ये एडिटोरियल दोनों सेम ही होता है। अब देखिए, ये जो एडिटोरियल है, चीन से अभी भी सावधान रहना जरूरी है। एक तो इंडिया चाइना रिलेशन पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, नहीं देखा तो आप लोग देखिएगा। भारत चीन संबंध पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। चीन के साथ हमारे कुछ पॉजिटिव संबंध भी हैं, यानी कुछ जगह चीन और भारत मिलकर काम करते हैं, कुछ जगह दोनों विरोधी हैं। तो कहाँ पे सहयोगी हैं और कहाँ पे विरोधी हैं, ये बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। एक सजग नागरिक के तौर पे आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अब आते हैं कि अभी जो लद्दाख के सेक्टर में या लद्दाख के क्षेत्र में जहाँ से हॉट स्प्रिंग का क्षेत्र है या अन्य क्षेत्र है, वहाँ से चीन और भारत दोनों के सैनिक जो है पीछे हट रहे हैं। चीन के साथ हमारा समझौता हुआ फिर से कि दोनों सैनिक हट जाएंगे, हट भी रहे हैं। चीन के सैनिक भी हट रहे हैं पीछे, भारत के सैनिक भी पीछे हट रहे हैं। तो सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? 2 साल तक चीन जहां पे बना रहा, आज पीछे चीन क्यों हट रहा है? तो कई सारे एनालिस्ट, जो डिफेंस एनालिस्ट है, उसका मैंने स्टडी किया है या मैंने कई सारे डिफेंस एनालिस्ट को सुना है, और सभी डिफेंस एनालिस्ट का लगभग ये कहना है कि चीन से अभी सावधान रहने की जरूरत है। सभी डिफेंस एनालिस्ट का ये कहना है कि चीन 2 फ्रंट वार नहीं चाहता, ना तो भारत के साथ एक तरफ से उसको टेंशन लेगा और दूसरी तरफ से ताइवान के साथ उसको टेंशन। तो ऐसा चीन नहीं चाहता। अभी अपना ध्यान चीन जो है ताइवान को अधिग्रहण करने पे देना चाहता है। ताइवान को चीन में शामिल करने के लिए चीन लगातार प्रयास कर रहा है, उस पर अपना ध्यान फोकस कर रहा है चीन। लेकिन इसके बाद चीन का ध्यान फिर, जैसे ही ताइवान को अधिग्रहण चीन कर लेगा, उसके बाद चीन का फिर ध्यान जो है भारत पे आ जाएगा। और मैंने आप सभी को बताया है, चर्चा भी कई बार मैंने किया है कि एक हथेली 5 उंगली के कॉन्सेप्ट पे चीन काम करता है। ये हथेली मान लीजिए हुआ और उसका 5 उंगली हुआ। पहला उंगली लद्दाख है, दूसरा उंगली नेपाल है, तीसरा उंगली इसका सिक्किम है, चौथा उंगली भूटान है और 5वां उंगली अरुणाचल प्रदेश है। हथेली है तिब्बत का क्षेत्र। चीन के लिए हथेली है तिब्बत का क्षेत्र। चीन का कहना है कि जिस तरह से उंगली हथेली का ही पार्ट होता है, उसी तरह से तिब्बत का क्षेत्र अगर हथेली है तो उसका पार्ट है लद्दाख, उसका पार्ट है नेपाल, उसका ही पार्ट है सिक्किम, उसका पार्ट है भूटान और उसका पार्ट है अरुणाचल प्रदेश। यानी ये सभी चीन का एक्सटेंडेड पार्ट है, यानी ये भी चीन का ही पार्ट है। और जैसे ही चीन सशक्त होगा, ये 5 क्षेत्र को चीन कब्जाने का कोशिश करेगा। तो चीन जैसे ही फिर मजबूत होगा, फिर चीन यहां पे आक्रमण करेगा। बहरहाल इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रत्येक प्रखंड में 2-3 पंचायतों में कचरा प्रोसेसिंग प्लांट सरवन। देखिए, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, उसको आप लोग देखिएगा, आप लोग नेट से पढ़िएगा। एक तो यह है कि 15वीं वित्त आयोग की जो रिकमेंडेशन है, उस रिकमेंडेशन में जो चर्चा 15वीं वित्त आयोग ने किया है, इस बारे में जरूर किया। 15वीं वित्त आयोग ने अगर पैसा देने का स्तुति किया, राज्यों को केंद्र सरकार अगर पैसा देगी तो उस पैसा में एक पर्टिकुलर खर्चा जो होगा प्रोसेसिंग पावर प्लांट पे भी लगेगा।
और कचरा प्रोसेसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कचरा प्रोसेसिंग को लेकर के काम हो रही है, राइट। कचरा प्रबंधन अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो कचरा प्रोसेसिंग को लेकर के सरकार क्या क्या कर रही है, कचरा प्रोसेसिंग को लेकर के 15वें वित्त आयोग में क्या कहा गया है, और कचरा प्रोसेसिंग को लेकर के बिहार सरकार ने अभी तक क्या क्या रणनीति अपनाई है, ये सब एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखिएगा। नव भारत साक्षरता योजना में 9 लाख से अधिक बनेंगे साक्षर। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसमें जो बुजुर्ग लोग हैं 15 वर्ष से अधिक हैं उनको शिक्षित करने का प्रयास किया जाएगा, और 9,40,000 निरक्षर को यहां पे शिक्षित किया जाएगा। अक्टूबर में के बाद फिर बढ़ेगा रफ्तार, निर्यात का फिर रफ्तार अक्टूबर के बाद बढ़ेगा, इसको भी एक बार आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे थोक महंगाई सूचकांक के बारे में दिया हुआ है। देखिए थोक महंगाई सूचकांक कौन प्रकाशित करता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन प्रकाशित करता है, ये इंपॉर्टेंट है। कितना बढ़ा है कितना घटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ बेसिकली वाहन स्क्रैपिंग नीति सरकार जो लाई थी, केंद्र सरकार ये नीति लेकर आई थी। पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं, लेकिन इस नीति को आपको पढ़ना चाहिए। वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी सरकार लेकर आई थी, केंद्र सरकार लेकर आई थी। इसमें क्या था कि जो पुराने गाड़ी हो गए, चूँकि वो पुराने गाड़ी धुआं वगैरह अधिक छोड़ते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उस गाड़ी को स्क्रैप करना था, उसको बेचना था, स्क्रैप में तब्दील करना था। यानी अब इसमें क्या है, इसका नियम था, इसका रूल ये था कि जो 20 साल से अधिक निजी वाहन है, जो हम लोग वाहन यूज करते हैं, जो नॉर्मल लोग वाहन यूज करता है, और 15 साल से अधिक जो है कमर्शियल वाहन है, उसको स्क्रैप करना था। अब इसको आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए। जो पुलिस स्टेशन है वहाँ का आप सुनते होंगे कि जीप वगैरह बहुत पुराना हो गया, 20 साल से अधिक पुराना वहाँ का जीप है। तो वो जो पुलिस थाना है वहाँ पे भी जो पुराने गाड़ी है उसको भी स्क्रैप करना था, यानी उसके जगह अब नए गाड़ी आएंगे, उसको स्क्रैप किया जाएगा और उसके जगह नए गाड़ी आएंगे। यदि आप अपने वाहन का स्क्रैप करते हैं, उसको कचरा के रूप में तब्दील करते हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको विशेष लाभ दिया जाता है। विश्व चैंपियन में दूसरा पदक जीता विनेश ने, रचा इतिहास। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। देखिए देश में भड़काऊ भाषणों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है, ये निर्वाचन आयोग का कहना है। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि फिर निर्वाचन आयोग को ही भड़काऊ भाषण को लेकर के एक नियम बनाना चाहिए, एक कानून बनाना चाहिए, एक दिशा निर्देश निर्वाचन आयोग को ही देना चाहिए। तो ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये देखिए, गैर कानूनी नहीं आरक्षण का आर्थिक आधार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि गैर कानूनी नहीं है आरक्षण का आर्थिक आधार, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। अभी आर्थिक आधार पे जो आरक्षण था, ईडब्ल्यूएस की जो हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर के लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। आर्थिक आधार पे आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है, उसका क्या प्रोविजन है, ये इस पे आपकी जानकारी होनी चाहिए, या इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। बाकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी आदेश यहाँ पे सुनाएगा, वो आदेश पे फिर हम लोग डिस्कस बाद में कर लेंगे। एससीओ का सबमिट होने वाला, मैं डिटेल से डिस्कस एससीओ के बारे में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एससीओ का सबमिट होने वाला 15 और 16, आज और कल एससीओ का सबमिट है। और ये सबमिट बेसिकली समरकंद में आयोजित होने वाला है। यहाँ पे इस पे हम लोग को नज़र होनी चाहिए, इस पे हम लोग नज़र बना के रखेंगे कि एससीओ के सबमिट के दौरान पीएम मोदी किससे मुलाकात करते हैं, राइट। तो हर एक पर्सपेक्टिव पे हम लोग यहाँ पे नज़र बना के रखेंगे, या जो भी महत्वपूर्ण आउटपुट आएगा एससीओ का, मैं डिस्कस यहाँ पे आपके साथ कर दूंगा मंडे को। चीता लाने का प्रयास काफ़ी वर्षों से चल रहा है, और मैं देख रहा हूँ
पिछले 3 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ इस न्यूज़ को कि डेली लगभग न्यूज़ में आ जाता था कि चीता अब लाया जा रहा है, अब लाया जा रहा है। लेकिन फाइनली सितंबर में चीता आ रहा है, नामीबिया से चीता आ रहा है, कूनो पालपुर अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे चीता को रखवाया जाएगा। चलिए, कोशिश मैंने किया है कि दैनिक जागरण का जो लोकल एडिशन है उसको कैसे पढ़ा जाए उस पर मैं चर्चा कर दूं। एक दिन फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीक में दैनिक जागरण के लोकल एडिशन को आपके साथ डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। बाकी फिर मंडे को मैं दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण यहाँ पे आपके साथ चर्चा करूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।